Hello dear guys, and once again I welcome you to Counsel Friend. Your counsel, your friend. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म्स भरने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ऐसे में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फॉर्म, आपका जो जेई नीट का जो एप्लीकेशन है उसमें कहीं भी थोड़ी भी गलती, थोड़ी भी यदि एरर रह गया और उसके कारण कहीं आपका कैंडिडेचर खराब हो गया तो आपकी 2 साल की मेहनत जो फनल डाउन होके एक 3 आवर्स के एग्जाम में निकलने वाली है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज while taking up this application form। तो इसको भरने का इसको कैसे भरा जाएगा इसको हम आज समझेंगे। तो काउंसल फ्रेंड की जर्नी हम चालू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत ऐसे वीडियोस जो है मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूं नीट के ऊपर, जेई के ऊपर और एडमिशन और बाकी एग्जाम और एजुकेशन के ऊपर, करियर के ऊपर, तो वो सारे वीडियोस आपको मिल सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सावधानियां, क्या हमें उन बातों का ध्यान रखना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय, चलिए इनको देखें। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप ये जो पेज दिख रहा है इसको आप अभी जो स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है इसको आप संभाल के रख लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा कुछ और सावधानियां जो आपको बरतनी है उसमें सबसे प्रमुख है कि आपको ये एप्लीकेशन प्रोसेस किसी साइबर कियोस्क में या इंटरनेट कियोस्क में, साइबर कैफे में बैठ के नहीं भरना है। ये आप अपने घर की प्राइवेसी में भरें और हो सके तो अपने पेरेंट्स की निगरानी में भरें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो फॉर्म है कभी भी टच डिवाइसेस से नहीं भरना। हो सके तो कीपैड डिवाइस जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसमें भरे तो बहुत अच्छा होगा। टच डिवाइसेस से क्यों नहीं? क्योंकि आपकी उंगली कहीं थोड़ी सी गलत चल गई और ड्रॉप डाउन मेनू में आपने कहीं और कुछ और चुन लिया तो उसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। एनटीए ने यह साफ कर दिया है कि देयर इज नो रूम फॉर करेक्शन। किसी भी समय वो करेक्शन के लिए कोई आपको समय देने वाले नहीं है और कोई एडिटिंग का दोबारा चांस पॉसिबल नहीं है। तो हर एंट्री बहुत सोच समझ के करनी है। इस एग्जाम की एनॉर्मिटी का, इसके फैलाव का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल 2022 में अराउंड 18 लाख प्लस 18,39,000 के आसपास में व्यक्तियों ने इसमें अप्लाई किया। अभी ये संख्या हो सकता है बढ़ के 20 लाख हो जाए। 20 लाख स्टूडेंट्स किसी एक एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ऐसे में यदि आपने थोड़ी भी गलती की तो आप उनके लिए केवल एक एक्सेल की रो हो। थोड़ी भी गलती, एक्सेल की रो शिफ्ट अप, योर करियर इज डिलीटेड फॉर एवर। और आपका 5.5 साल बाद जो गले में स्टेथोस्कोप डाल के डॉक्टर बनने का जो सपना था, सपना ही रह जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के इन जो बिंदुओं के ऊपर विचार करें। पहली बात, जैसे मैंने कहा कि जो पेज का जो स्क्रीनशॉट है उसको लेके रख लीजिए। पेज नंबर 4 इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं, इसका नोटिफिकेशन है। पेज नंबर 9, पॉइंट नंबर 19 आप जरूर देखें, डोमिसाइल के ऊपर है। पेज नंबर 10, पॉइंट नंबर 4 आप जरूर देखें। पेज नंबर 16, चैप्टर नंबर 3.5 जरूर देखें। पेज नंबर 20, चैप्टर नंबर 5.4 जरूर देखें। पेज नंबर 26, चैप्टर 6.2.1 जरूर देखें। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर है ये चैप्टर। पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 7.3.4 जरूर देखें। एड्रेस से रिलेटेड चीजें इसके ऊपर है। चैप्टर नंबर 34, पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 7.3.7 जरूर देखें। ये 4 कॉपीज कम से कम कंफर्मेशन पेज की रिटेन करने के लिए, क्योंकि कंफर्मेशन पेज दोबारा निकालने की इसमें गुंजाइश नहीं है और 30 सितंबर के बाद कंफर्मेशन पेज नहीं निकलेगा। ऐसे में आपने यदि मान लीजिए अपना कैंडिडेचर गलत भर दिया है और उसके बाद अब आप दोबारा कंफर्मेशन पेज भी देखना चाह रहे हैं, नहीं निकला, तो यू विल बी लैंडिंग इन बिग ट्रबल। तो इसीलिए कंफर्मेशन पेज की 4-5 कॉपीज लेकर रख लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा जो बार्ड आइटम्स हैं पेज नंबर 44 में, जिन आइटम्स की मनाही है एग्जाम हॉल के अंदर ले जाने की, उसके बारे में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते। आप जब जो ड्रेस कोड पहन के जाएंगे उसमें आपके हाथ क्लियर दिख रहे होने चाहिए, ग्लव्स वगैरह अलाउड नहीं है। आपके सैंडल्स जो हैं वो दिख रहे होने चाहिए, आपके अंदर पैर नजर आने चाहिए। आप
जो मोटे हील का जूता पहनना उसमें अलाउड नहीं है। और भी बहुत सारी छोटी चीजें हैं। आप जो ड्रेस पहनते हैं उसमें बिग बटन्स अलाउड नहीं है। आपको किसी भी तरह का ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहनना आपको अलाउड नहीं है। केवल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ही रख सकते हैं और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ही रख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए, आप उसको पढ़ के जरूर जाइएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को यदि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आपके पास में अंडरटेकिंग देने का समय है। उसके जो फॉर्मेट है पेज नंबर 94 से 95, 97 इसमें दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही वैलिड है। यदि इससे पुराना सर्टिफिकेट है तो अभी आपके पास में समय है, आप अंडरटेकिंग दे दीजिए और उसको रिन्यू कराने के लिए आप डाल दीजिए। और बाकी और जो डिटेल है इसके बारे में चर्चा करूंगा। कोड्स का आपको विशेष ध्यान रखना है, एलिजिबिलिटी कोड्स का। अभी उसके बारे में आपको मैं डिटेल तरीके समझाऊंगा कि कौन सा कोड किस जगह पे आपको फिल करना होता है, उसको आप डिटेल में समझ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले भी मैंने भी बताया कि देयर इज नो रूम फॉर करेक्शन, तो ये एनटीए में खास अभी नया प्रोविजन है कि अभी आपको करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, तो आप बहुत सोच समझ के अपना फॉर्म भरिएगा। इसके बाद ये देखिए करेक्शन के ऊपर ही चीजें दी हुई हैं। आपको बता दूं कि आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपके पेरेंट्स की ईमेल आईडी, ये सारी चीजें ओटीपी के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे और जब तक ये वेरीफाई नहीं होंगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो इसीलिए आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी आप दे रहे हैं आप ध्यान रखिए वो डोरमेंट तो नहीं है, उस पर फोन्स, कॉल्स, मैसेजेस आते जाते हैं। आपका ईमेल आईडी एक्सपायर तो नहीं हो गया है, पासवर्ड डालने से खुल तो रहा है, पासवर्ड रिट्रीव यदि नहीं है तो कर लीजिए, उस पर एक डमी मेल डाल के देख लीजिए कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ईमेल का पासवर्ड भी कहीं संभाल के लिख के रख लीजिए क्योंकि ईमेल का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। फोटो से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत क्लियरली दिए हुए हैं कि फोटो जो है उसमें कम से कम 80% फेस नजर आना चाहिए। फोटो जो है 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर बॉक्स में होना चाहिए और नीचे का 1 सेंटीमीटर उसमें डेट ऑफ क्लिकिंग और आपका नाम उसके अंदर होना चाहिए एरियल फॉन्ट्स में। इसका आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में हो, आपके कान नजर आने चाहिए। आई एम सिक, मेरे कान नजर नहीं आ रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, पर आपके कान नजर आने चाहिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में जो फाइल साइज है वो एक्सीड ना करे। वो फोटोग्राफ के लिए दिया जो साइज है वो 10 KB से लेके 200 KB तक है पासपोर्ट फोटोग्राफ का, और 10 KB से 200 KB तक का साइज है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का। फोटोग्राफ भी आप एक जैसे कम से कम 10-12 खिंचा के रख लीजिए। पुराना फोटो रीयूज मत कीजिएगा, अदरवाइज लैंडिंग इन ट्रबल। तो पुराना फोटो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको, क्योंकि कोई भी फोटो यदि आपको लगता है कि पुराना है, आपने इसको रिन्यू कराया है, तो इट विल बी टेकन एज एन अनफेयर मीन और उसमें आपके ऊपर परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए कुछ पैसे खर्च करके नया फोटो खिंचा लीजिए, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और जैसा मैंने कहा है कि साइबर कियोस्क में नहीं भरिए। मैं सब साइबर कियोस्क को नहीं बोलना चाहता, मगर बहुत सारे लोग डेटा सेल करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को आपका डेटा बेचा जाता है। कोई भी आपके कैंडिडेचर में खिलवाड़ कर सकता है, सेंध लगा सकता है। तो इसलिए आप अपना पासवर्ड सुरक्षित रखिए, किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी नहीं, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ में भी। हर एक फ्रेंड होता है, आपको पता है क्या होता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को आपको करना है और किसी भी और बंदे को इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है सिवाय अपने पेरेंट्स के। और कुछ चीजें और समझ लीजिए, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है संदेश ऐप, SANDES, संदेश ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ऐप, आप इसको डाउनलोड करें। आपको जो नोटिफिकेशन और बाकी चीजें हैं संदेश ऐप में भी आएंगे। इसके अलावा उमंग ऐप जो है उसको भी आप डाउनलोड करके रख लीजिए, वो भी इसमें आपके काम आएगा, क्योंकि पैरेलली इंफॉर्मेशन उमंग और संदेश ऐप में भी सेव होंगी। और इसी के साथ में एक और लॉकर स्पेस है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जिसका नाम है डिजी लॉकर। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड एक ऐप है, इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रख लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने डिजी लॉकर में रखिए ताकि वो गुमने का उसमें चांस ना रहे। 12वीं के बच्चे और ड्रॉपर जो स्टूडेंट्स हैं वो रेडी हो जाएं। किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह पॉइंट पे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू शुड आस्क एन एक्सपर्ट। आप आपस में एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करते हुए मत जाइए,
टॉक टू एन एक्सपर्ट, कहीं गलती है तो एक्सपर्ट जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, मैं भी इस पूरे वीडियो के लास्ट में अपना मोबाइल नंबर आपके साथ में शेयर करूंगा, आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बट एक दूसरे से डाउट्स बढ़ाइए मत, उनको खत्म कीजिए। और कोई भी ये जो फॉर्म भरने से पहले इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो इससे पहले एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना होगा। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है एनटीए की वेबसाइट पे सबसे पहले ऊपर ही दिखेगा आपको। इसको डाउनलोड कीजिए, इसको पूरा पढ़िए और इसमें पूरा पढ़ने के बाद सारी जानकारी जो है उसके लास्ट में देखिए एक डमी फॉर्म दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के, तो वो पेज के कुछ प्रिंटआउट्स निकाल लीजिए और उन प्रिंटआउट्स को पहले आप पेंसिल से भरिए। और यदि आपको लगता है अब इंफॉर्मेशन सही है, फिर आप उसको पेन से भर सकते हैं और उसके बाद आप फॉर्म भरना शुरू करिए, तो आपके अंदर गलती की कोई संभावना नहीं बचेगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ कम से कम खिंचा के रख लीजिए। आपके सिग्नेचर्स ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से क्लियरली लिखे हुए हों और उसमें सिग्नेचर में कोई स्मजिंग ना हो, कोई धब्बे ना हो, क्लियर सिग्नेचर्स हो आपके, उसको आप स्कैन करके रख लीजिए। आपके 10 उंगलियों के आपके फिंगरप्रिंट्स भी इसमें अपलोड होंगे, तो फिंगरप्रिंट्स में अपलोड करने के लिए आप एक प्लेन पेपर के ऊपर स्टाम्प पे उंगलियां लगा के ऐसे करके छापिए उंगलियां और उसको स्कैन करके डाल दीजिए। आपके थंब इंप्रेशन और आपके 8 फिंगर्स के इंप्रेशन भी इसमें यहां पे रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा आधार रेडी रखिए, क्लास 10th और यदि आप ड्रॉपर है तो क्लास 12th की मार्कशीट रेडी रखिए, एड्रेस प्रूफ रेडी रखिए, आपका कैस्ट सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट रेडी रखिए और फिर फॉर्म भरना शुरू कीजिए। तो अब हम भी फॉर्म भरना शुरू करते हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको समझ लेनी है, जैसे फोटोग्राफ का साइज मैंने बताया 10 KB से 200 KB होना चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का साइज देखिए टेबल पे नजर आ रहा है, सिग्नेचर्स का साइज यहां पे नजर आ रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और इसके तहत ही आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि फाइल साइज थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यदि मेरे वीडियो में भी आपको लग रहे हैं तो एक पेपर पे पेन लेके आप डाउनलोड उसको जॉट डाउन करते जाइए, ताकि किसी भी तरह की गलती की संभावना ना रह जाए। तो और कोड्स का भरते समय बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले https://neet.nta.nic.in, ये देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप इस यूआरएल को आप प्रॉपरली टाइप करिए यूआरएल बॉक्स में, किसी भी लिंक के थ्रू मत जाइए, क्योंकि वो लिंक हो सकता है एक फेक वेबसाइट पे ले जाए और आपको लगे कि आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट हो गया, मगर वो कोई फेक वेबसाइट हो, आपसे पैसा भी ले ले मगर आपका यहां पे वो धोखा दे दे आपको। तो इसीलिए आपको गूगल लिंक के थ्रू मत जाइए, प्रॉपरली आप टाइप कीजिए ब्राउजर के अंदर और उसके बाद आप इसको खोलिए। खोलते हैं जब आप, तो यहां पे देखिए नजर आ रहा है आपको एक पेज जो खुल जाता है, उसमें देखिए नीचे लिख रहा है जो लाल रंग से दिखाई दे रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी, जो एरो नजर आ रहा है आपको। कैंडिडेट एक्टिविटी जो है यहां पे आप देखिए लिखा है नीट अंडर ग्रेजुएट 2023 रजिस्ट्रेशन, यहां पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए आपका होम पेज को जिस तरह से नजर आता है। 2 हिस्से हैं इसके, एक ब्लू हिस्सा और एक व्हाइट हिस्सा। अभी सिंस आप न्यू है तो हम पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी हम ब्लू हिस्से पे क्लिक करेंगे, जो ऑरेंज टैब दिया हुआ है इस टैब पे हम क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन हम शुरू करने वाले हैं। तो अंदर जैसे ही आप घुसते हैं देखिए यहां पे ऑरेंज कलर का बटन दिया हुआ है, जिसको मैंने एरो से मार्क किया है। यहां पे लिखा हुआ है कि आप अपना बुलेटिन डाउनलोड कीजिए। तो यहां बुलेटिन आपको डाउनलोड करना है, जैसे मैंने पहले बताया। इसको सेव करके रख लीजिए, इसके कुछ प्रिंट आउट ले सके तो ले लीजिए और पढ़िए। पहले जल्दबाजी मत करिए, पहले पढ़ लीजिए फिर फॉर्म भरना शुरू करिए। और यदि आप इसी पेज के स्क्रॉल करके नीचे लास्ट में आते हैं तो यहां पे आपसे वो चेक बॉक्स में क्लिक मांग रहा है कि यदि आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, उनको समझ लिया है, आप टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं, तब आप फॉर्म भरना शुरू करिए। तो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक करते हैं और उसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाते हैं और फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद आप देखिए ये फॉर्म अब खुलना शुरू हो गया अंदर। और यहां पे देखिए पहली एंट्री है आपका नाम। नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो क्लास 10th के मार्कशीट में है, यानी क्लास 10th में। देखिए 2 चीजें हैं, अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधार कार्ड में नाम कुछ और है और 10th क्लास की मार्कशीट कुछ और है। तो जैसा नाम आपकी क्लास 10th मार्कशीट में है, इट हैज टू बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसमें कोई भी फेरबदल मत कीजिएगा।
यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है और आपने अप्लाई कर रखा है नाम के लिए, तो अभी जो नाम जैसा है वैसा कीजिएगा। जब आप अप्लाई करके जब आपकी नई मार्कशीट आ जाएगी तब आप उसको अपडेट कर दीजिएगा, मगर अभी जैसा है वैसा आप अप्लाई कीजिए। इसी तरह से फादर्स नेम जो है वो भी बिल्कुल जैसा क्लास 10th की मार्कशीट में है बिल्कुल वैसा भरिए। किसी के नाम में आई, किसी के नाम में डबल ई आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम तंजीत है तो TANJIT मैं लिखता हूं, मगर उसको बहुत सारे लोग मेरे नाम को TANJEET लिखते हैं। तो आप भी कंफ्यूज हैं तो अपने 10th की मार्कशीट उठा लीजिए, उसमें देखिए कि आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, उसको आप फिल कीजिए। फादर्स नेम लिखते समय कोई भी सैल्यूटेशन का आप प्रयोग ना करें, जैसे मिस्टर, श्री या मदर्स नाम में श्रीमती, ऐसा नहीं प्रयोग करिए। डॉक्टर या फिर मेजर, कर्नल, एडवोकेट, ऐसे कोई भी सैल्यूटेशन का आप प्रयोग ना करें। केवल पिता का नाम लिखें जैसा कि 10th मार्कशीट में दिया गया है। बहुत बार ऐसा होता है, खास तौर पे महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर ऐसा होता है कि नाम के साथ में पिता का नाम आता है, जैसे तंजीत जगदीश सिंह छाबड़ा। तो जैसा क्लास 10th में दिया है स्टेट बोर्ड में वैसा नाम आप भरें जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। CBSE के स्टूडेंट्स अगेन उसमें ये फॉर्मेट लागू नहीं होता, तो वे जनरल नाम वो लिख सकते हैं। इसके साथ साथ नाम आपने भर लिया, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ अगेन जैसा क्लास 10th की मार्कशीट में जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसी को स्टैंडर्ड मानते हुए आप फॉर्म आगे भरें। आपकी राष्ट्रीयता, यू आर इंडियन, यदि आप बाहर के सिटीजन है तो आप उसको डाल सकते हैं। आपके पहचान का प्रकार यानी आपकी फोटो ID। यहां ड्रॉप डाउन मेनू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, आपका पैन कार्ड, आपकी वोटर ID, आपका 12th सर्टिफिकेट, इस तरह के आपको ड्रॉप डाउन मेनू में आपको चीजें दिखेंगी। तो आप उनमें से कोई भी एक चीज यहां पे फिलअप कर सकते हैं। और आधार डालना चाहे तो आप आधार डाल सकते हैं। फादर और मदर का जो नाम है जैसे मैंने बताया है उसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे कि यहां पे देखिए मैंने फोटो ID में मैंने पैन कार्ड डाला है, आप भी कुछ भी डाल सकते हैं। और आधार है तो आधार डाल सकते हैं, दिस एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इसके साथ साथ में पता जो है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और यदि आपका परमानेंट रेजिडेंस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस रेजिडेंस अलग अलग है तो यहाँ पे 2 फील्ड खुलेंगे, अदरवाइज आप एक ही फील्ड में इसको डाल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है आपके मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर का विशेष ध्यान रखना है कि वही मोबाइल नंबर दीजिए जो अगले 2 साल एटलीस्ट आप उसको एक्टिव रखेंगे और उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए मोबाइल यदि दे रहे हैं तो वो मोबाइल चालू रहे, डोरमेंट ना हो जाए। इसके बाद एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी वो आपसे चाहेंगे और यहाँ पे इसी नंबर के ऊपर एक OTP, जो आपका मेन मोबाइल नंबर है इसके ऊपर ही आपका OTP आएगा। तो इस OTP वाले मोबाइल नंबर को आपको हमेशा एक्टिव रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप एक चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं यदि आपके दोनों एड्रेस सेम है तो, और फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चुनते हैं। पासवर्ड जो है वो बहुत ध्यान से चुनना है। और नीचे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यानी यदि किसी कारणवश आपका पासवर्ड गुम गया, आप भूल गए, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आप पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आपकी जानकारी के लिए मैंने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन चुना है, विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, हमने लिख दिया है गूगल, सो दैट मुझको याद रहे। आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई और चुन सकते हैं। इसके अलावा आप ये सिक्योरिटी कैप्चा डालते हैं। पासवर्ड का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो पासवर्ड के इंस्ट्रक्शंस समझ लीजिए। रैंडम पासवर्ड कभी मत बनाएं, भूल के भी नहीं। तो पासवर्ड जो बनाए वो किसी बहुत ही एक्सेसिबल जगह पे लिख लीजिए। इंस्ट्रक्शंस क्या है, 8 से लेके 13 कैरेक्टर्स लंबा पासवर्ड होना चाहिए। तो इस को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखें कि आपका 8 to 13 कैरेक्टर लंबा पासवर्ड कम से कम हो। पासवर्ड जो है वो मोबाइल्स पर अकेले सेव मत कीजिए। मोबाइल गुम सकता है, चोरी हो सकता है, पानी में गिर सकता है, एंड यू विल बी इन ट्रबल फॉर एवर। तो इसीलिए पासवर्ड का विशेष ध्यान रखिए। और बेस्ट है कि आप उसको भी ईमेल बॉक्स में डाल के छोड़ दें। और ईमेल बॉक्स का अब ये ना हो कि ईमेल बॉक्स का ही पासवर्ड भूल जाए, है ना, थिंग्स आर गोइंग टू बी ट्रबलसम। तो ये देखिए पासवर्ड जो है उसको बहुत ध्यान से चुनना है आपको। और ये देखिए एक रफ आइडिया आपको देना चाहता हूं कि पासवर्ड के लिए क्या है, मेरे फर्स्ट नाम का जो लेटर है या सरनेम का लेटर है आपने उसको पहले लगाया, उसके बाद कोई $, परसेंटेज, हैश या फिर ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर साइन लगाया। आप शिफ्ट कीज को दबा के जब आप नंबर्स को टाइप करते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर टाइप होते हैं, उनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको डालना कंपलसरी है। आपका नाम लोअर केस यानी स्मॉल अल्फाबेट्स में आपने लिखा। फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ ये हमने लिया और एस से हमने एक पासवर्ड जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल $S राहुल 09।
ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ऐसा पासवर्ड भूल के ना बनाएं। पासवर्ड वो हो जो आपके जो इसके ये जो इसका सीक्वेंस है आपके ब्रेन में हमेशा रहने वाला हो। आप अपना खुद कुछ भी चुन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट नेम जो है सरनेम लिया है, आप मदर्स नेम ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप फर्स्ट नेम मदर का लें, आप पहले आप अपना नाम बाद में किसी और का नाम लगा सकते हैं। और जरूरी नहीं है डेट ऑफ बर्थ लगाएं, आप कोई और तारीख डाल सकते हैं। तो ये आपका निजी है, बट मेक श्योर नो बॉडी एल्स शुड बी डिसिफरिंग दिस। आपको इसका ध्यान रखना है और ये पासवर्ड भूल के भी किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। तो आपने पासवर्ड डाला, सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला और उसके बाद आपने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद यदि आप देखिए ये सबमिट हो गया। अब आपको वो बोलते हैं कि चेक बॉक्सेस में आप पहले टिक लगा लीजिए। यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको एट ए ग्लांस नजर आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सब नजर आई है। आपने अच्छी तरह से देख लिया, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ओके, आपने चेक बॉक्स पर टिक लगाया, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट, कि आपको एडिट करना है। आप कहते हैं नहीं मेरे को सबमिट करना है। जब आप सबमिट करते हैं तब फिर आपको वो एक ओटीपी जनरेट करके देता है। ओटीपी आप डालेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म तुरंत ही एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहां पे बहुत काम की बात सुनिएगा। जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, देखिए स्क्रीन पे एक लाल रंग के गोले में बताया, यहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर नजर आ रहा है। पहली फुर्सत में जैसे ही ये नजर आए तुरंत पेन उठाइए और इस नंबर को कहीं बहुत ही खास जगह लिख के रख लीजिए। मान लीजिए अभी सिस्टम बंद हो जाए, अभी पावर कट हो जाए, अभी इंटरनेट फेल हो जाए, सेशन एक्सपायर हो जाए और आप ये नंबर नहीं लिखा, अब आप फॉर्म तो दोबारा भर नहीं सकते क्योंकि एक ही क्रेडेंशियल दो बार सेव नहीं कर सकते, तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इस एप्लीकेशन फॉर्म को लिख के रख लीजिए, ताकि अब इसकी मदद से आप बाकी का जो रिमेनिंग आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं वापस लॉग इन करके। तो इसीलिए आप सबसे पहले इसको नंबर को लिख के जरूर रखें, इट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब आप देख सकते हैं मेरी सारी जानकारी यहां पे एक साथ भर गई है। अब बाकी के जो फेज है, जो पहला फेज लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो मैंने सेव कर लिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मेरे पास में आ गया है, स्क्रीन के कोने में आपको नजर आ रहा है। अब बाकी के जो डिटेल्स है, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, आधार डिटेल्स, वो सब हम एक एक करके भरने वाले हैं। तो अब हम वापस जो है जो रिमेनिंग फील्ड है हम उसको भरेंगे और इस फॉर्म को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। तो अब हम अपना जो स्टेट ऑफ डोमिसाइल भरने वाले हैं, फिर हम इसमें जो इंफॉर्मेशन डालेंगे कि आपकी क्लास क्या है, कैटेगरी क्या है, क्या आप माइनॉरिटीज में आते हैं, ये सारी डिटेल्स आप भरेंगे। कास्ट का बहुत ध्यान रखना है। आपकी कास्ट जो है यदि वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आती है, ये मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यदि आपकी कास्ट ओपन कैटेगरी में है तो आप ओपन चुनिए। यदि आपकी कास्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओबीसी में लिया है तो आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा, यदि आप सेंट्रल लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं तो। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ओबीसी कैंडिडेट माना है और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ओबीसी कैंडिडेट नहीं माना है तो आपको स्टेट कैटेगरीज में, आपको स्टेट एनरोलमेंट्स में कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलने वाला है। आपको यदि चेक करना है कि क्या मेरा कैटेगरी जो है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में नजर आता है कि नहीं आता, तो उसके लिए एक वेबसाइट है www.ncbc.nic.in। NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आप इस वेबसाइट पे जाएं और अपनी कैटेगरी, अपनी ओबीसी कैटेगरी को आप चेक जरूर कर लें। यही इंस्ट्रक्शन एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए है कि वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और ओबीसी के लिए भी आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका आपको ध्यान रखना है, पुराना सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड। तो यहां पे आपने नेशनैलिटी डाली, आपने अपनी कैटेगरी डाली, आपने डाला कि क्या आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं कि नहीं, वो आपने डिटेल डाली। फिर आपसे पूछेगा कि आर यू डायबिटिक, तो यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको कुछ शुगर टैबलेट्स या कुछ फ्रूट्स अंदर ले जाने की परमिशन वो देते हैं। तो यदि आप डायबिटिक हैं, जुवेनाइल डायबिटीज से आप पीड़ित हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको एक स्क्राइब की या एक लिखने वाले की व्यवस्था भी करके देंगे, तो उसके लिए भी आप अकॉर्डिंगली चुन सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अब आपने सारी डिटेल डाल दी है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको फिर वो बोलता है कि क्या आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। आप कहते हैं हाँ मेरा फॉर्म मैंने पढ़ लिया, समझ लिया, एक्सेप्ट कीजिए, तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया। अब डिटेल आएगी आपके आधार कार्ड की।
आधार कार्ड के लिए देखिए ये 3 रेडियो बटन्स नजर आएंगे आपको। पहला बटन में बोलेगा कि मैं वॉलेंटरीली अपना आधार कार्ड और उसकी डिटेल्स शेयर करने के लिए तैयार हूं, मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आप फर्स्ट को क्लिक करिए। सेकंड पॉइंट बोलता है कि माई डिटेल्स ऑन आधार एंड माई डिटेल्स ऑन माई एप्लीकेशन फॉर्म डू नॉट मैच। यदि ऐसा है तो आप पॉइंट नंबर 2 को क्लिक कीजिए। और तीसरा पॉइंट है कि आई एम नॉट रेडी एंड विलिंग टू शेयर माई आधार डिटेल्स। यदि ऐसा है तो आप पॉइंट नंबर 3 को क्लिक कीजिए। तो इनमें से कोई भी डिटेल आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। इसके बाद आप यदि सब कुछ ठीक है, आधार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन ही चुने, दैट विल बी मच बेटर। और इसके बाद आपने अपना एक सिक्योरिटी कैप्चा आधार नंबर आपने डाला और उसको वो एक ओटीपी के जरिए वेरीफाई होगा और आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे। अब आप यहां पे सबमिट करते हैं और आप नेक्स्ट फेज में आगे बढ़ते हैं। फिर आपको वार्निंग देता है कि आपने प्रॉपर चुन लिया है कि नहीं चुन लिया। इसके बाद आपको अपना लैंग्वेज ऑप्शन चुनना है। बहुत ध्यान से अपना लैंग्वेज ऑप्शन चुनिए और आपको चॉइस ऑफ टेस्ट सिटी आपको डालना है। चॉइस ऑफ टेस्ट सिटी वही डालिए जो आपके घर के विसिनिटी के पास में हो, जहां पे आप आसानी से पहुंच सके। यदि किसी शहर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है तो आपको अल्टरनेट सिटी मांगते हैं ताकि आपको यहां नहीं कहीं और भी व्यवस्था आपकी की जा सके। तो इसलिए जो सिटीज आप डालें वो देखिए कि आपकी विसिनिटी में है, आपकी रीच में है कि नहीं, आप वहां पे आराम से पहुंच सकते हैं 1-2 घंटे के नोटिस के अंदर कि नहीं। इसको सोच समझ के डालिएगा और एकदम से बहुत ही ज्यादा रिमोट सिटीज मत डालिएगा, नहीं तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाए तो आपका फिर से अगेन बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो टेस्ट सिटीज आपने डाली। इसके बाद यहां पे आप जो बाकी जो डिटेल्स हैं उसको आप फिलअप करेंगे। आप फिर पूछता है कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, आपको इतना फॉर्म सही है कि नहीं। आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपकी क्लास 10th, 11th और 12th के जो एकेडमिक डिटेल्स हैं वो यहां पे आपको फिल करने होते हैं। क्लास 10th के डिटेल्स आप डालिए, आपका रोल नंबर, आपका जो विद्यालय था उसके डिटेल्स। विद्यालय अर्बन में है या रूरल में, इसका पता लगाने का बेस्ट तरीका है कि जो आप विद्यालय में फोन करके पूछ लीजिए, अपने स्कूल में फोन करके पूछ लीजिए कि मेरा स्कूल कहां को बिलोंग करता है। आप कहां के रहने वाले हैं, अर्बन एरिया के या रूरल एरिया के। तो इसका बेस्ट तरीका है कि यदि आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो जिला पंचायत से या फिर पंचायत नगर ग्राम पंचायत से यदि वो गवर्न होता है तो फिर वो रूरल में आएगा। लेकिन नगर पालिक निगम, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें यदि वो गवर्न होता है तो फिर वो अर्बन एरिया में आएगा। आप यहां पे पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। जो डिटेल्स हैं आप पहले सर्टिफिकेट सामने रखें फिर डालें, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं गलती हो गई तो कोई क्षमा की यहां पे गुंजाइश नहीं है। क्लास 10th की डिटेल डालिए, 11th की डिटेल डालिए और 12th के डिटेल में वो आपसे कोड्स पूछेंगे। तो कोड्स का ध्यान आपको रखना है। यदि आप क्लास 11th से 12th से अभी आप एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स अपीयर होने वाले हैं, तो ऑप्शन यानी जो चॉइस नंबर 1 है यानी कोड नंबर 01 आपको फिल करना है। यदि आप ड्रॉपर है तो कोड 2 से लेके कोड 7 तक के बीच में अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कोड्स बने हुए हैं, उसमें आपको फिल करना है। यदि आप एक ग्रेजुएट हैं और बीएससी के बाद आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए एक अलग कोड यहां पे मेंशन किया गया है। आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोड्स दिख जाएंगे, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर 19 का कोड आप देख लीजिए और उसके मुताबिक ही कोड भरिए। कोड में किसी तरह का कोई वो मिसमैच हुआ तो अगेन थिंग्स कैन बी डिफिकल्ट। तो कोड्स का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन डाली, राज्य डाला, जिला डाला, उसके बाद फिर एक सिक्योरिटी कैप्चा डाला, तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। यहां पे हर बार आपको वार्निंग देंगे कि क्या आप इतना हिस्सा कंप्लीट करना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेरेंट्स की ईमेल आईडी, हर चीज ओटीपी के थ्रू वेरीफाई की जाएगी। तो अपने मोबाइल नंबर्स को, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर को, इनको सबको बिल्कुल हैंडी रखिए। यदि पेरेंट्स दूर हैं तो उनको बोल के रखिए कि पापा मैं एक फॉर्म भर रहा हूं, अभी आपके पास में ओटीपी आएगा, उसको तुरंत ही मेरे को शेयर कीजिएगा। वो कोई कमर्शियल ओटीपी या कोई कमर्शियल इंफॉर्मेशन समझ के उसको डिलीट ना कर दें। तो पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेके आप फॉर्म भरें, आप फायदे में रहेंगे। और जैसे मैं कह रहा हूं किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहें, पूरा फॉर्म आप खुद भरें। ये पूरी इंफॉर्मेशन भर लिया आपने। अब आपको यहां पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स का डिटेल सबमिट करना है। फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर्स, कैस्ट सर्टिफिकेट, 10th
और यदि 12th पास है तो 12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सारी फोटो आईडी, ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी है। देखिए ड्रॉप डाउन मेनू में नजर या सामने नजर आ रहा है, आपको फाइल सिलेक्ट करनी है और बेस्ट होगा कि आप किसी अच्छे स्टूडियो में जाके फोटो खिंचवा लीजिए। ढेर सारे एप्स मिलते हैं जो फोटो को कंप्रेस करना, फेस को चौड़ा करना, इस तरह के काम करते हैं। फॉर गॉड सेक उनका इस्तेमाल मत कीजिएगा। ढेरों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि ऐसा फोटो बना ले, वैसा फोटो बना ले, बाद में ट्रबल में आ गए तो यूट्यूब वाले आपको हेल्प करने नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के स्टूडियो पे जाएं और फोटो खिंचा लें। और स्टूडियो वाला कितना भी आपको बोले नहीं सर ऐसा ही फोटो खिंचता है, सब लोग ऐसे ही खिंचा के गए हो, तो उसको बोलना ज्यादा शाणे मत बनो, जितना कहा गया उतना करो। फेस 80% कवर होना चाहिए फोटोग्राफ में। 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर बॉक्स का ही फोटो होना चाहिए। और जो पोस्ट कार्ड साइज का फोटो है वो 6x4, 6 इंच बाय 4 इंच, 6 इंच हाइट में 4 इंच विड्थ में होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है उसमें आपका नाम, डेट ऑफ क्लिकिंग होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं। आपके कान नजर आने चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। पोलराइड फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फोटोग्राफ जो है उसमें यदि आप चश्मा लगाते हैं, लेंसेज लगाते हैं, तो वो लेंस के अंदर से आपकी आंखें क्लियर नजर आ रही होनी चाहिए। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपकी आइडेंटिटी वहां पे स्टैब्लिश होनी चाहिए। अब सोच के देखो, आप नहीं हो पाया कुछ ऐसे, आप क्या करोगे? आप सुपरिटेंडेंट से बहस करोगे, इन्विजिलेटर से बहस करोगे, नहीं सर ये तो मैं ही हूं सर, कुछ भी करोगे, आपका मेंटल कंपोजर बिगड़ेगा। यानी वो 3 घंटे जो एग्जाम हॉल के अंदर आप बिताने वाले हो उसका तो सत्यानाश होने वाला तय है। थोड़ा भी घबरा गए, थोड़ा भी डिसअपॉइंट हो गए तो काहे को पंगा लेना? थोड़े पैसे लगाओ, एक ढंग का फोटो खिंचा लो और संभाल के रखो, दैट इज इट। तो इसलिए भी कोई भी ऐप का इस्तेमाल ना करें। फोटोक्रोमेटिक लेंसेज का इस्तेमाल ना करें, यानी वो जो चश्मे जो धूप में काले हो जाते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। केवल साफ आंखें आपकी नजर आए वो वाले चश्मे आप इस्तेमाल करें, यदि चश्मा लगाते हैं तो। और एग्जाम हॉल में भी चश्मा लगा के जाने वाले हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल करें। कोई भी फोटो यदि आपका उसमें शक हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। और यदि आपने गलती से किसी और का फोटो अपलोड कर दिया और बाद में करेक्शन के लिए डाला तो कोई गुंजाइश नहीं है और आपके ऊपर अनफेयर मीन्स के तहत में मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो इसलिए गलती भूल के मत करें, आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा या जिसको कहें दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। एक 80% फेस वाला फोटो कैसा होता है देखिए, यहां पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये जो जेंटलमैन आपको नजर आ रहे हैं राइट, जिसमें आपने ग्रीन टिक है, ये जेंटलमैन का फोटो 80% फेस कवर्ड फोटो है। और जो इधर लाल क्रॉस वाला फोटो नजर आ रहा है, ये मेरा फोटो है, ये गलत फोटो है। तो सही फोटो कैसा है आप यहां देख लीजिए और सही फोटो खिंचाइए। सिग्नेचर्स भी प्रॉपरली मैच हो, सिग्नेचर धब्बेपूर्ण ना हो, सिग्नेचर मिसमैच ना हो, सिग्नेचर जो है वो क्लियर हो। और यदि आप सिग्नेचर्स बार बार बदलते हो तो कहीं पे सेव करके रख लो कि ऐसा ही साइन मैंने अपने एडमिशन फॉर्म में किया है, एप्लीकेशन फॉर्म में, और वही साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने करने होंगे। मिसमैच हुआ प्रॉब्लम में आओगे, तो इसीलिए मिसमैच नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा फोटो नजर आ रहा है आपको, ये 80% फेस वाला फोटो है, देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये फोटो आइडियल फोटो है, ऐसा फोटो होना चाहिए। और ये पोस्ट कार्ड साइज वाला फोटो है, बिल्कुल ऐसा ही फोटो होना चाहिए, 6x4 के डायमेंशन में होना चाहिए। तो आपने प्रीव्यू किया और उसके बाद फोटो को आपने सबमिट कर दिया। ऐसे ही आप बाकी डॉक्यूमेंट भी सबमिट करते जाएं और केयरफुली इसको रिव्यू करते जाएं। आपने अपनी 10 उंगलियों का प्रिंट देखिए यहां पे नजर आ रहा है, ये स्पेसिमेन कॉपी है, इसमें आपने डाल दिया और सबमिट कर दिया। और इसी तरह से आपने अपने सिग्नेचर्स भी सबमिट कर दिए। साइज देख लीजिए, 10 KB से 200 KB होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज जो है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो ये आपने डाल दिया और सबमिट कर दिया। अब देखिए प्रीव्यू नजर आ रहा है, सारी चीजें एक साथ नजर आ रही है, जो जो चीजें आपने सेव की हैं वो यहां नजर आ रही हैं। तो आपने जब सब देख लिया, सारी इंफॉर्मेशन ओके है, तब आप वापस सबमिट करते हैं। तो आपने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कीजिए और उसके बाद यदि आपको लगता है पूरा फॉर्म जो मैंने भरा है सही, कहीं किसी भी मोड़ पे लगता है नहीं गलत है, तो आप उसको एडिट कर लीजिए, अभी भी समय है। लेकिन ध्यान रखिए कि यदि एक बार फीस के लिए गेटवे खुल गया तो फिर आप फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। तो जब तक फॉर्म का गेटवे नहीं खुला है, आपने पैसा पे नहीं किया, यू हैव द ऑप्शन। तो आप ध्यान से देखते जाइए और उसके बाद इसको आप भर लीजिए पूरा। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई, रजिस्टर्ड ईमेल वेरीफाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो सारे ओटीपीज होने के बाद सब वेरीफाई हो गया, अब आप पेमेंट गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे।
पेमेंट गेट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फीस जमा हो सकती है। कोई भी आपको बोले नहीं नहीं नहीं, फीस जो है मैं जमा करा दूंगा, आप मेरे को पैसा दे दीजिए, भूल के भी ट्रस्ट मत कीजिए। फीस केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू जमा होगी। तो फीस के लिए देखिए पेमेंट गेट हैं, खुल गए। ये बैंक के पेमेंट गेट हैं, इन पेमेंट गेट के थ्रू आप फीस जमा कर सकते हैं। इसमें आपका खाता हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो आप इसमें आप अपना पेमेंट गेट कोई भी एक चुन लीजिए और उसके मुताबिक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो आपका यूपीआई आईडी है जैसे पेटीएम या फिर आपका फोन पे या फिर गूगल पे, इनके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो तो इनके हेल्पलाइन नंबर भी इस बुलेटिन में पीछे लिखे हुए हैं। कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो आप उनसे उस पर्टिकुलर बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। कभी कभी होता है ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लेता है और पेमेंट 2 बार कट जाता है, कभी कभी होता है, मगर वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है ट्रांजैक्शन। तो इसलिए घबराना नहीं है कि पैसा कट गया मगर जमा नहीं हुआ, कभी कभी हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखना जरूरी है आपको। तो पेमेंट, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे यूजर्स हैं तो हो सकता है कि सरकारी वेबसाइट है कभी कभी दिक्कत करे, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये पेमेंट गेट चुन लिया और उसके मुताबिक आपने एसबीआई या कोई भी पेमेंट गेट के थ्रू पेमेंट जमा कराया। ये देखिए ये एक इस तरह से एक नमूना नजर आ रहा है। ये पेमेंट गेट के थ्रू आप इस क्यूआर कोड के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब पेमेंट जमा हो जाता है तो आपको सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज भी आ जाता है और एनटीए से नोटिस भी आ जाता है। अब आप अपना जो पेज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका देखिए पूरा जो कंफर्मेशन पेज है डाउनलोड हो गया। अब मैंने जैसा बताया कि इसकी कम से कम 4 कॉपीज लेके आपको अपने पास में रख लेनी है। ध्यान रखिए कि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार पूरी प्रोसेस खत्म हो गई तो उसके बाद जो प्रोसेस है आगे कंटिन्यू होगी। जैसे ही आपका 12th का रोल नंबर आएगा आपको अपडेट करना होगा, 12th का रिजल्ट आएगा आपको अपडेट करना होगा। तो एनटीए की वेबसाइट पे टाइम टू टाइम इस वेबसाइट को खोल खोल के देखते रहिए। आंख मूंद करके मत बैठ जाइए, नहीं मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो गया, अब मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको टाइम टू टाइम देखते रहिए। और वेबसाइट वैसे वो कहते हैं कि करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कभी कभी वो वापस करेक्शन के लिए विंडो खोलते हैं। अभी तक खुलता आया है, इस साल नहीं खुला तो मैं जवाबदारी नहीं ले सकता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप ऑटोमेटिकली जब वो कह रहे हैं कि देयर इज नो रूम फॉर करेक्शन तो आपको सावधान रहना है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत हो, आप मेरे से सलाह लेना चाहते हो तो देखिए स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है। आप मेरे को फोन, कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी educatiaconsultants@gmail.com नजर आ रहा है। मेरी वेबसाइट नजर आ रही है www.counselfriend.com। तो इनमें से किसी भी एक माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी और डिटेल चाहिए हो तो आपस में कंफ्यूजन मत बढ़ाइए। टॉक टू एनी एक्सपर्ट, गो टू एनटीए वेबसाइट, बुलेटिन में देखिए और सही फॉर्म भरिए। और मैं आपको ऑल द बेस्ट देता हूं आपका कैंडिडेचर सफलतापूर्ण रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और साथ ही साथ फ्लाइंग कलर्स के साथ में आप नीट का एग्जाम क्लियर करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में अब इस वीडियो को मैं रोकता हूं। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, चाओ।